नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। मार्केट्स में एक दिन की कमजोरी, एक दिन की सुस्ती के बाद फिर से रिकॉर्ड हाइस पर क्लोजिंग देखने को मिली है। दोबारा जो मजबूती का ट्रेंड है वो मार्केट्स में लौटता हुआ दिखा है। तो ये जो मजबूती का ट्रेंड है, क्या आज भी मार्केट्स में जारी रहेगा? क्या आज भी मजबूती के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिलेगी? किन सेक्टर्स, किन स्टॉक्स पे आपको फोकस करना चाहिए? निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आज क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की, तो किस तरह से आपको रणनीति बनानी चाहिए, इन सब पर चर्चा करते हैं। और हमारी आज मदद करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जी। अरुण जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अरुण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज के बाजार में कैसे रणनीति बनानी चाहिए, उससे पहले जरा एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं कि मंगलवार को बाजार में किस तरह की क्लोजिंग देखने को मिली, किस तरह का एक्शन था, किन सेक्टर्स, किन स्टॉक्स में ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल रहा था और क्लोजिंग किस हिसाब से देखने को मिली। सबसे पहले अगर आप बाजार की बात करेंगे तो एक बार फिर से हमने देखा मजबूती के साथ जो क्लोजिंग है वो इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली है। सोमवार को जरूर एक ठहराव था, हल्की सी कमजोरी मार्केट में देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद खरीदारी फिर से मंगलवार के सेशन में हमने बनती हुई देखी है। रिकॉर्ड हाइस पर जाके क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी ने सेंचुरी लगाई, सेंसेक्स ने तो ट्रिपल सेंचुरी लगाई और बैंक निफ्टी में भी आप देखें 100 अंकों से ज़्यादा की मजबूती के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। पहली बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने 24,400 का जो लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग दी है और दिन के दौरान 24,443 ये नया लेवल है जो कि रिकॉर्ड हाई के तौर पर निफ्टी ने छुआ है। सेंसेक्स की जहां तक बात है तो 80,000 का लेवल पार होता हुआ दिखा, 80,397.17 ये नया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है जो कि सेंसेक्स ने दिन के दौरान छुआ। और बैंक निफ्टी में भी आप देखें रिकॉर्ड हाइस तो नहीं लगते हुए देखे, लेकिन हाँ क्लोजिंग मजबूती के साथ हुई, करीब 150 अंकों के आसपास की। और जो इंट्राडे लो बने थे 52,300 के नीचे के, वहां से करीब 350 अंकों के आसपास की रिकवरी के साथ बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग देखने को मिली। किन सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया या मदद करी बाजार की जिसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, उसमें अगर आप देखेंगे तो ऑटो, जिसमें मारुति एक स्टार परफॉर्मर रहा है, 7% के आसपास का मूव हमने इंट्राडे में देखा। कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्मा और उसके साथ साथ पीएसयू बैंक्स फिर से एक बार लाइमलाइट में आते हुए देखे हैं, तो इन्होंने बाजार में खरीदारी की भूमिका निभाई और बाजार को सपोर्ट किया। लेकिन जहां पे गिरावट थी या फिर कमजोरी देखने को मिल रही थी तो काफी कम ऐसे सेक्टर्स थे। हल्की कमजोरी हमने आईटी में देखी, कैपिटल गुड्स में देखी और एनर्जी शेयरों में भी थोड़ा सा ठहराव जो है वो कल के सेशन में बनता हुआ दिखा था। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं थी, कोई बहुत बड़ी गिरावट थी या बड़ी ऐसे पेन थी, कोई ऐसा कोई फिलहाल संकेत मार्केट्स में नहीं देखने को मिल रहे हैं। टॉप गेनर्स की बात करें अगर निफ्टी में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जैसे मैंने हाईलाइट किया, मारुति स्टार परफॉर्मर था कल के सेशन का। इसके अलावा एमएनएम में भी, आईटीसी में, दोनों में 2-2% के आसपास के गेंस थे। डीवी स्लैब, ये कुछ और काउंटर हैं जिनमें मदद देखने को मिली। टाइटन, सन फार्मा, ब्रिटानिया, सिप्ला, ये सारे गेनर्स हैं जिनमें काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन, इसमें आप चाहें तो हीरो मोटोकॉर्प को भी ऐड कर सकते हैं जिनमें मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। गिरावट कहां पे थी? निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की बात करें तो टाटा कंज्यूमर, आरआईएल दिग्गज है, ओएनजीसी जो कि 2 दिन से चल रहा था, श्रीराम फाइनेंस, इनमें हमने देखा गिरावट देखने को मिली। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जिनमें 1% से ज़्यादा का कट देखने को मिला या 1% से ज़्यादा की कमजोरी देखने को मिली। मैक्सिमम आप देखें तो टाटा कंज्यूमर में 0.25% के आसपास की कमजोरी थी। जो एडवांस डिक्लाइन है वो भी सुधरता हुआ दिखा है। सोमवार के कंपैरिजन में आप देखें तो 1:1 के आसपास आता हुआ दिखा। 1242 शेयर चढ़कर बंद हुए, बनस्पत इसके कि 1235 शेयरों में हमने गिरावट के साथ कारोबार समाप्त होता हुआ दिखा। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स ये भी आप देखें तो मजबूती के साथ ही बंद हुए। 200 अंकों के आसपास की गेंस हमने निफ्टी मिड 100 में देखे। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 125 अंकों के आसपास की मजबूती के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली और इससे भी ब्रेड्थ को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है। वायदा बाजार की ओर अगर आप आते हैं तो मारुति तो परफॉर्मर था ही था, उसके अलावा बॉश, अपोलो टायर्स, पीआई इंडस्ट्रीज, इप्का लैब्स ये वायदा बाजार के गेनर थे। और उसमें आप चाहें तो डिवीज, एलकेम, मैक्स फाइनेंशियल, लुपिन को भी शामिल कर सकते हैं। गिरने वाले शेयरों की बात करें जिनमें मुनाफा वसूली हो रही थी, उसमें चंबल फर्टिलाइजर, आरबीएल बैंक, एमसीएक्स जहाँ पे टेक्निकल ग्लिच था, बंधन बैंक, यहाँ पे जब से खबर आई है कि चंद्रशेखर घोष साहब जी रिटायर हो रहे हैं 9 जुलाई से, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो शेयर पे देखने को मिला। वायदा बाजार के टॉप लूजर्स में कल के सेशन में भी ये शामिल था। इसमें जीएनएफसी, नैल्को और उसके साथ साथ एचएएल, आईआरसीटीसी, एलएनटी फिन को भी आप शामिल कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो बॉम्बे बर्मा, वाडिया ग्रुप की कंपनियों में जबरदस्त एक्शन था। कंज्यूमर ड्यूरेबल में ब्लू स्टार ऊपर था और फार्मा में जुबिलेंट इंग्रेविया, इसमें भी काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला था। इसमें आप चाहें तो ग्लैंड फार्मा को शामिल कर सकते हैं। चावल शेयरों में
टी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा था। लूजर्स की बात करें तो एक बड़ा तबका जो कि सामने आता हुआ दिखा है वो है सरकारी रेल शेयरों का, जिसमें रेलटेल देखिए, आप बीईएमएल शामिल कर लीजिए, इरकॉन को शामिल कर लीजिए, राइट्स ये टॉप लूजर्स में शामिल थे और इसमें केन्स, रेमंड, आरवीएनएल, चंबल जैसे नाम भी आप शामिल कर सकते हैं। और एक दिक्कत की बात यह है कि बाजार में जो मजबूती आई है उसके साथ साथ इंडिया विक्स में भी बढ़त देखने को मिली है। इंडिया विक्स में कल हमने देखा 5% की मजबूती के साथ या 5% की बढ़त के साथ कल के सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अरुण सर, ये जो रिकॉर्ड हाइज निफ्टी पर लगते हुए दिखे हैं उसमें अब आज के सेशन में किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि 24,400 का जो लेवल है वो भी पार होता हुआ दिखा, उसके ऊपर क्लोजिंग भी आ गई। 24,300 एक मजबूत सपोर्ट के तौर पे देखा जा रहा था जो कि क्लोजिंग के लिहाज से नहीं टूट रहा था पिछले फ्राइडे से। अगर हम देखें अब तो 24,400 भी क्लोजिंग के लिहाज से भी पार होता हुआ दिखा है। आज कैसे ट्रेड करें? देखिए संदीप जी, ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है और 24,300 24,350 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसी के काफी ऊपर जाके हम क्लोज हुए। अगर आप मंथली डेरिवेटिव सीरीज देखते हैं या वीकली डेरिवेटिव सीरीज निफ्टी की एनालाइज करते हैं तो 24,500 से 24,550 एक छोटा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, क्योंकि राइटिंग उस स्ट्राइक पे ज्यादा है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। सेकेंडली, यूजुअली आपको जो बड़े फंड की राइटिंग जो होती है यूजुअली साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के आसपास ही नजर आती है। 24,500 इमीडिएट टारगेट रहेंगे निफ्टी के लिए। और 24,500 के ऊपर थोड़ा भी सस्टेन होता है मार्केट तो 550 580 तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। नीचे में 24,300 24,250 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रहेगा। जैसा कि आपने सही कहा, ऑटो सेक्टर मुझे लग रहा है ये काफी एक आउट परफॉर्मर सेक्टर रह सकता है। इवन फार्मा मुझे लग रहा है, इवन ऑयल एंड गैस, ये तीनों सेक्टर मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में भी काफी अच्छा रह सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, डेफिनेटली कंसोलिडेशन भी हो सकता है थोड़ा बहुत, पर 24,500 24,550 ये ऊपर में इमीडिएट तौर पर निफ्टी के टारगेट्स हैं। ठीक है, तो 24,500 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है, यही टारगेट है निफ्टी के। अगर ये लेवल पार हो गए तो 24,550 तक के जो लेवल्स हैं वो भी निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड बुलिश है, इसमें खरीदारी करके ही चलना है, ये राय फिलहाल निफ्टी पर नजर आ रही है, जो कि रिकॉर्ड हाई पर जाकर मंगलवार के सेशन में बंद होता हुआ दिखा। सर, आपने बात करी कुछ सेक्टर्स की, जिसमें ऑटो की बात आप कर भी रहे थे, एफएमसीजी, ये दो ऐसे तबके हैं जिन्होंने कल बाजार को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। उसमें नो डाउट मारुति, जो कि स्टार परफॉर्मर था, 7% के आसपास के गेंस बहुत कम देखने को मिलता है कि मारुति जैसे स्टॉक में एक दिन में देखने को मिले। 12-13 हज़ार रुपये का शेयर है, 12,807 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली और 6.5% के आसपास का अप मूव था। एफएमसीजी में भी हम देख रहे हैं कि आईटीसी लगातार 2-3 दिन से मजबूत होता हुआ दिख रहा है। तो ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में अब करना क्या है, कहां खरीदारी कर सकते हैं? देखिए संदीप जी, दो स्टॉक्स हमने आज रिकमेंड किए हैं, वही दोनों स्टॉक आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक तो हीरो मोटो, मुझे लग रहा है इसमें एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, 5280 के आसपास चल रहा है। ये स्टॉक 5500 की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो नेक्स्ट आज और नेक्स्ट 2 से 3 दिन का ट्रेड लेना है तो हीरो मोटो एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, वहां पे जरूर बेट करना चाहिए। और सेकंड स्टॉक अगेन टायर स्पेस से अपोलो टायर में मुझे लग रहा है अगेन सेकंड राउंड ऑफ रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो 522 के स्टॉप लॉस के साथ अपोलो टायर को ही बाय कर सकते हैं। 570 574 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है अपोलो टायर में भी आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा स्टॉक अगेन एफएमसीजी में अगर देखें तो डाबर में मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। 630 के आसपास है, छोटा स्टॉप लॉस लगाए 619 का। 655 तक मुझे लग रहा है डाबर में भी मोमेंट आना चाहिए। अगर और किसी सेक्टर में बात करते हो, एक स्टॉक और हमने आज रिकमेंड किया है, हैवेल्स को बाय करने की सलाह रहेगी। 1900 के नीचे का स्टॉप लॉस लाके हैवेल्स बाय करें। 1960 से 1970 ये दो टारगेट्स रहेंगे। तो 3 से 4 स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर से आप बेट करके चल सकते हैं। 2 से 3 दिन, राइट, इन चारों स्टॉक्स के लिए ये 2 से 3 दिन का व्यू रखें मैक्सिमम, क्योंकि सभी ब्रेकआउट वाले शेयर है। अगर टारगेट आना रहेगा और जैसे आपकी मोमेंटम है तो 2 से 3 दिन में टारगेट अचीव हो जाने चाहिए। चलिए, तो दो शेयर ऑटो पैक से है, एक हीरो मोटो कॉप है और दूसरा ऑटो एंसिलरी पैक से ऑटो अपोलो टायर्स हैं, जिसमें 570 574 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। और एफएमसीजी पैक से डाबर, यहाँ पे 655 रुपये का टारगेट है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल से हेवल्स, अरुण जी को पसंद है, 1960 1970 तक के जो लेवल्स हैं वो हेवल्स के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ये तो बात हुई ऑटो सेक्टर की और एफएमसीजी सेक्टर की। मारुति में यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है सर? देखिए मारुति डेफिनेटली स्टार रहेगा, और जिस हिसाब से आज कवरिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि 8 दिन 12 दिन के लोज क्लियरली लगाने के बाद ऑलमोस्ट स्टॉक ने एक ही दिन में ऑल टाइम हाई का लेवल छुआ है। तो डेफिनेटली एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा तो बाय करेंगे। इसलिए मारुति का मैंने जिक्र नहीं किया। मारुति डेफिनेटली अच्छा है, 13,200 13,400 की तरफ जाने के लिए तैयार है, पर चूंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है इसलिए मैंने वो स्टॉक नहीं दिया। पर जिनके पास भी है वो मारुति को होल्ड करके चल सकते हैं। चल, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फ्रेश बाइंग मारुति के स्टॉक में फिलहाल नहीं करनी चाहिए, ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है।
कंज्यूमर ड्यूरेबल और जैसे सर आप फार्मा को मेंशन कर भी रहे थे, और उसके साथ साथ पीएसयू बैंक्स, ये एक ऐसे 3 तबके हैं बाजार के जिन्होंने कल मार्केट्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। जो अब ये तेज़ी हो रही है उसमें क्या करना चाहिए सर? खासतौर पे ग्लैंड फार्मा में हमने देखा कल मूव काफ़ी शार्प था, सन फार्मा में भी तेज़ी थी, डिविस लैब भी परसों हमने देखा निफ्टी का टॉप लूजर था, लेकिन कल फिर से हमने देखा डिविस लैब में जो वापस खरीदारी है वो आती हुई दिखी। और ग्लैंड फार्मा का चार्ट आप देख भी सकते हैं, दिन के दौरान सर हमने 2143 का लेवल भी बनता हुआ दिखा, हालांकि क्लोजिंग 7% के आसपास की मजबूती के साथ 2014 के आसपास देखने को मिली। तो ये जो फार्मा शेयरों में एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है, इनमें क्या करना चाहिए सर? ठीक है, अगेन दो स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं। डिविस लैब, जैसा कि आपने कहा 4450 के स्टॉप लॉस से आज इसको बाय करके चल सकते हैं। ये स्टॉक मुझे लग रहा है ऑल टाइम हाई जाने के लिए तैयार है, 4700 प्लस तक के टारगेट्स में देखने को मिल सकते हैं। सेकंड स्टॉक अगेन लॉरस लैब रहेगा। लॉरस लैब में बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है और कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है, और काफी फंड की एडिशन होने की बातें भी चल रही है, जो कि एमएससीआई का एडिशन की बातें लॉरस लैब में चल रही है। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है ये भी अच्छा करना चाहिए, 500 प्लस तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, 465 का स्टॉप लॉस लगाए। तो लॉरस लैब और डिविस लैब ये दोनों अच्छा कर सकते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में मैंने ऑलरेडी कहा, अगर आप उस सेक्टर से लेते हैं तो हैवेल्स में 1960 1970 के टारगेट्स के लिए हैवेल्स को कंसीडर करें। मुझे लग रहा है सभी स्टॉक्स काफी अच्छे करने चाहिए। तो डिविस लैब और लॉरस लैब दो फार्मा सेक्टर के स्टॉक हैं जिनमें आप खरीदारी कर सकते हैं। लेवल्स आपके साथ शेयर किए गए हैं, और हेवल्स की बात तो पहले करी है जिसमें हमने कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की बात करी। हेवल्स में भी 1960 1970 तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो एक्शन काफ़ी भरपूर है इन सभी सेक्टर्स में। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि हो सकता है कि स्टार परफॉर्मर रहे, इनमें आज या फिर अगले 2 से 3 दिन में आप इनमें ट्रेड बना के चल सकते हैं। रेल स्टॉक से अगर आप बात करें, खासतौर पे जो पीएसयू तबका है, उसमें हमने देखा कल एक डिसाइसिव प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई दिखी है सर, बावजूद इसके कि बाजार नए रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ, 100 अंकों से ज़्यादा की मजबूती के साथ निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन रेलटेल देखिए, बीईएमएल, इरकॉन, राइट्स, आईआरएफसी, आरवीएनएल, जिसके साथ भी रेल जुड़ा हुआ है या जिसके साथ भी रेल का काम जुड़ा हुआ है जिनके प्रोफाइल में या बिजनेस में, उन सब में हमने देखा कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इनफैक्ट शायद आरवीएनएल में तो 2 दिन से ब्लॉक डील्स भी होती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या करना चाहिए सर रेलवे शेयरों में? ये जो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है, क्या ये लंबी चलने वाली है या फिर ये खरीदारी करने का मौका है? बाय ऑन डिप्स के स्टॉक्स हैं ये। देखिए संदीप जी, अगर ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस लगा के रखें या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुक जरूर करें, क्योंकि रन अप काफी आ चुका है। फ्रेश खरीदारी की राय किसी में नहीं है जब तक नीचे बॉटम फॉर्मेशन का वापस साइन नहीं आता। कोई फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है। इन्वेस्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर है तो आपकी बाइंग काफी नीचे की रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से रिसेंट मोमेंटम आया है सभी में गेंस अच्छे बने। पर अगर आप ट्रेडर है तो सभी के स्टॉप लॉसेस मेंटेन करें। अगर डिप में बाई करना है किसी शेयर को तो मुझे लग रहा है और आरवीएनएल में अगर एक बड़ा डिप आता है तो आरवीएनएल को कंसीडर करके चल सकते हैं। पर फ्रेश खरीदारी एकदम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार को अवॉइड करें। कोई बड़ा करेक्शन आता है किसी भी वजह से तो वहां पे एंटर करके चल सकते हैं। बड़ा करेक्शन मतलब 15 से 20% सर? बड़ा करेक्शन का मेरा मतलब एटलीस्ट इंट्राडे में अगर 5 से 7% करेक्शन आता है, या फिर पोजिशनली देखें तो जिस हिसाब से 40-50% स्टॉक चले, अगर 10 से 12% का भी करेक्शन आता है तो वहां पे एक्यूमुलेट करके चलें। और एक राय मेरी जरूर रहेगी संदीप जी, डिफेंस और रेलवे, अगर आप ट्रेडर है तो स्टॉप लॉसेस सिस्टम में लगा के रखें। वैसे तो मैं अब इस लेवल से ट्रेडिंग करने की राय नहीं दे रहा हूं किसी भी रेलवे या डिफेंस स्टॉक में। पर अगर इन्वेस्टर है, डिप मिलता है, बड़ी डिप्स मिलते हैं, जैसे कि आपने भी कहा 10 से 12% की डिप किसी भी वजह से मिलते हैं, चाहे बजट के पहले मिले या बजट के बाद मिले, तो एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। ट्रेडिंग के लिए ना बाई करें, जैसे कि मार्जिन जो ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे जो ट्रेडिंग होती है, बेटर है उसको अवॉइड करें। पर अगर डिप आता है तो पोर्टफोलियो में जरूर ऐड ऑन करके चल सकते हैं। चलिए तो ठीक है। रेलवे और डिफेंस दोनों ऐसे तबके हैं जहाँ पे फ्रेश खरीदारी तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ट्रेडिंग के लिए भी आपको राय नहीं दी जा रही है। जिनके पास हैं वो जरूर बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर आपको मेंटेन करना है। रेलवे में अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है, डिप्स पर करनी है, केवल आरवीएनएल ऐसा स्टॉक है जिसमें बड़े करेक्शन पर, बड़े करेक्शन का मतलब है 10 से 12% या इंटरडे 5 से 7% का कोई मूव नीचे की ओर आता है, तो आप चाहें तो केवल आरवीएनएल को रेलवे शेयरों में कंसिडर कर सकते हैं। बाकी किसी स्टॉक्स में फिलहाल एंट्री करने की राय यहाँ पे नहीं निकल के सामने आ रही है। अब बात करते हैं आज के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि मिड वीक सेशन तो है ही है, उसके साथ साथ बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है वो वेडनेसडे शिफ्ट हो गई है। तो बैंक निफ्टी का जो मूव है वो काफ़ी शार्प देखने को मिलता है वीकली एक्सपायरी के दिन। तो पहले सर बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, कैसे स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए सर? कल हमने देखा था 143 अंकों के आसपास के हमने गेंस बनते हुए दिखे। अब पीएसयू बैंक्स फिर से सपोर्ट करने लगे हैं, जहां निजी बैंक थोड़े से थकावट के संकेत दे रहे हैं। तो कैसे स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए? निफ्टी बैंक के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं? संदीप जी, क्लियरली बैंक निफ्टी बाई जोन पे है, आ गया है। अभी 3 दिन के करेक्शन के बाद 52,500 का जो जोन है
ये एक बाइंग जोन है, अगर डिप मिलता है कल किसी भी वजह से, आज किसी भी वजह से, तो डेफिनेटली इसको बाई करना है। और मुझे लग रहा है मार्केट में ओवरऑल थोड़ा बैंक निफ्टी का सपोर्ट जरूर रहना चाहिए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में भी अच्छे करेक्शन के बाद ऊपर के लेवल्स मुझे लग रहा है देखने को मिल सकते हैं। एसबीआई ऑलरेडी ब्रेकआउट के आसपास है, आईसीआईसीआई बैंक में टेक्निकल ब्रेकआउट नजर ही आ रहा है, तो मेजर हेवीवेट से ब्रेकआउट है, इसलिए बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। 52,300 का स्टॉप लॉस लगाए, 52,300 जब तक होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी में लॉन्ग रहे, ऊपर में 53,100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी, चूंकि आज एक्सपायरी है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे, 52,300 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए। 52,300 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको निफ्टी बैंक में करके चलनी है, क्योंकि 3 स्टॉक्स मेजर हैं जिनके वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा इंडेक्स में। इसमें एचडीएफसी बैंक है जो कि अब ऊपर आने की तैयारी कर रहा है, एसबीआई ब्रेकआउट के करीब है, और आईसीआईसीआई बैंक में तो ब्रेकआउट हो भी चुका है। 52,500 के ऊपर की कल की क्लोजिंग हमने देखी, और अब 52,300 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति, कोई भी नीचे लेवल पे अगर आपको निफ्टी बैंक मिलता है तो आप इसमें खरीदारी करने की चेष्टा करें। बाय ऑन डिप्स की आपकी रणनीति होनी चाहिए। आज चूंकि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। कल के परफॉर्मर्स की बात करें तो इसमें चावल सेक्टर के शेयर जो राइस स्टॉक्स है सल, वो स्टार परफॉर्मर थे। चाहे आप कोहिनूर फूड्स की बात करें, एल&टी फूड्स की बात करें, दमदार एक्शन था। चमनलाल सेतिया में भी आप चाहें तो केआरबीएल में देखें, जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था। माना यह जा रहा है कि शायद कुछ एक्सपोर्ट्स को लेकर कुछ राहत की तैयारी चल रही है, कुछ बड़े अनाउंसमेंट शायद सरकार की ओर से आ सकते हैं एक्सपोर्ट्स को लेकर, गैर बासमती राइस की जहाँ तक बात है। तो उस वजह से हमने देखा 10-10, 12-12, 15-15% तक के जो मूव्स हैं इन स्टॉक्स में कल के सेशन में बनते हुए दिखे हैं। ये जो खरीदारी है, ये जो रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट में बनता हुआ दिखा है, ये कहीं फिजल आउट तो नहीं हो जाएगा? क्या इनमें खरीदारी कर सकते हैं, या जिनके पास है वो मुनाफा वसूली कर ले? देखिए, बढ़ चढ़ के खरीदारी की सलाह नहीं है, पर अगर किसी को इस सेक्टर में बाय करना है तो केआरबीएल एक अच्छा स्टॉक है। नो डाउट ये जो चावल के बैन पे हटने की बात है, काफी दिनों से इसकी मांग है, और जब भी हटेगा स्टॉक्स में अच्छा मूव देखने को मिलेगा। पर अगर इसमें बाय करना है तो केआरबीएल एक अच्छा स्टॉक है, 325-330 के आसपास मिलता है नीचे में, तो अच्छा बाई, इसके एक अच्छे बाइंग लेवल के आसपास रहेगा। टेक्निकल ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है, तो अगर इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी न्यूज की वजह से ऐसे सेक्टर में, तो केआरबीएल एक प्रेफर्ड पिक रह सकता है। ओके, कोई टारगेट सर ऊपर की ओर? ऊपर में 370 प्लस तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है आने चाहिए, क्योंकि थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि न्यूज लोग के ऊपर सब डिपेंड है, पर टेक्निकल टारगेट 370 के आसपास ही नजर आ रहा है। ठीक है, 370 प्लस के जो टारगेट्स हैं वो राइस स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। और केवल केआरबीएल अच्छा है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से इसमें देखना है, वो भी डिप्स पे 320-325 के आसपास मिले तो आप केआरबीएल में खरीदारी करके चल सकते हैं। चावल के अलावा सर कमोडिटी पैक से ही अगर आप देखें तो चाय यानी कि जो टी स्टॉक्स हैं उनमें भी ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा था। एक तो हीट वेव और दूसरा बाढ़, दोनों वजह से हमने देखा कि जो चाय का उत्पादन है वो इस साल काफ़ी कम रह सकता है। उससे कीमतों में औसतन हमने देखा कि जून के आखिरी हफ्ते में करीब 20% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो उसका जो इम्पैक्ट हमने आज जो टी स्टॉक्स हैं उनमें बनता हुआ देखा है, और दिन के दौरान हमने देखा 6 से 19% तक के जो अपमूव्स हैं वो भी बनते हुए दिखे। मैक्लार्ड रसल 10% के ऊपरी सर्किट पे बंद हुआ। उसके साथ साथ जयश्री टी, इसमें सबसे ज़्यादा अपमूव देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट 8% के आसपास की तेज़ी के साथ ये बंद होता हुआ दिखा। और बाकी स्टॉक्स में भी आप देखें, चाहे रूजल इंडिया की बात करें, वॉरेन टी की बात करें, गुडरिक इंडिया की बात करें, सब स्टॉक्स में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला था। चाय शेयरों में कोई स्टॉक आपको पसंद है सर इन लेवल्स पे, या फिर आपको लगता है कि जिनके पास हैं वो मुनाफा वसूली कर लें? संदीप जी, यूजुअली टी का सेक्टर हमारे रेडार पे आता नहीं है, क्योंकि यूजुअली हम इसमें रिकमेंडेशन भी कोई देते नहीं है, पर अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर की प्योरली बात करें तो ओवरऑल मुझे लग रहा है जयश्री टी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वहां पे डेफिनेटली एक ब्रेकआउट के संकेत जरूर देखने को मिल रहे हैं, 122 के आसपास स्टॉक चल रहा है, तो अगर किसी को बेट करना है, अगर लेना ही चाहते हैं इस सेक्टर में, तो जयश्री टी को ले सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम काफी हैवी है और ब्रेकआउट के संकेत नजर आ रहे हैं। तो 115 का एक स्टॉप लॉस ला के बाय करें, और 135 तक ऊपर में टारगेट रह सकते हैं। पर अगर फ्रैंकली अगर बात करें तो इस सेक्टर से यूजुअली हम कोई पिक देते नहीं है, क्योंकि सीजनल सेक्टर है, न्यूज फ्लो के हिसाब से चलता है। पर अगर प्योरली पिक करना है इस सेक्टर से, तो जयश्री टी मुझे लग रहा है अच्छा कर सकता है। तो 123 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है, मौजूदा लेवल्स पे भी ले सकते हैं सर? डेफिनेटली ये लेवल पे भी ले सकते हैं, किसी भी वजह से 1-2 रुपए गिरता है तो और ऐड भी करके चल सकते हैं। 115 का स्टॉप लॉस लगाए और 135 का टारगेट। 115 का स्टॉप लॉस, 135 रुपये का टारगेट। जयश्री टी मौजूदा लेवल्स पे या 1-2 रुपये के नीचे मिलता है तो वहाँ पे आप जरूर इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। कल अगर हम सर मार्केट को ध्यान से देखें तो वाडिया ग्रुप के स्टॉक्स में हमने देखा कल काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख रहा था। बॉम्बे डाइंग एक स्टॉक है जिसमें काफ़ी अच्छा एक्शन था। बॉम्बे बर्मा इस पैक को लीड कर रहा था। ये होल्डिंग कंपनी आप कह सकते हैं इस पूरे ग्रुप की, और होल्डिंग कंपनी में हमने देखा है कि एक डायरेक्टिव आया था, उसके बाद से हमने देखा है कि तमाम जितने भी ग्रुप्स की होल्डिंग कंपनियां उनमें काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन कल बॉम्बे बर्मा का जो मूव है वो काफ़ी डिसाइसिव था। 2344
रुपये के आसपास की क्लोजिंग, 17% के आसपास की गेंस लेकर स्टॉक बंद होता हुआ दिखा। और उसके साथ साथ ब्रिटानिया भी इसी ग्रुप की कंपनी है। नो डाउट FMCG में जो तेज़ी बन रही है उसका भी फायदा ब्रिटानिया को मिल रहा है, लेकिन कल के सेशन में भी ब्रिटानिया में भी काफ़ी अच्छा मूव बन रहा था। तो बॉम्बे डाइंग, ब्रिटानिया और उसके साथ साथ बॉम्बे बर्मा, ये तीनों शेयरों में कोई ऐसा स्टॉक जो आपको लगता है कि अभी भी जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता हो, या ट्रेडिंग मूव या कोई पोजिशनली कोई पोजीशन खड़ी करी जा सकती हो? ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बॉम्बे डाइंग अच्छा लग रहा है। इसमें फ्रेश ब्रेकआउट नजर आया, 224 के आसपास है, तो ये लेवल पे भी बाय करें। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है बीबीटीसी, क्योंकि यूजुअली मोमेंटम सभी का एक ही साथ आता है, और बीबीटीसी थोड़ा बड़ा स्टॉक भी है और चलता भी वैसी है और गिरता भी वैसी है, थोड़ा रिस्की स्टॉक आप कह सकते हैं। और बॉम्बे डाइंग में कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, 217 का स्टॉप लॉस ला के बाई करें, और 242 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए, क्योंकि आज ब्रेकआउट आया है, ऑलमोस्ट एक फ्लैग ब्रेकआउट आप कह सकते हैं, और कंप्लीटली हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ लास्ट 7 डेज का हाईएस्ट वॉल्यूम आज देखने को मिला है, तो कंफर्मेशन भी है ओवरऑल ब्रेकआउट का। तो 217 के स्टॉप लॉस से आप बाई करें, और 242 तक का ऊपर में टारगेट रहे। 217 रुपये का स्टॉप लॉस, 242 रुपये तक के टारगेट बॉम्बे डाइंग में देखने को मिल सकते हैं। ये जो पूरा वाडिया ग्रुप का जो पूरा पैक है उसमें से बॉम्बे डाइंग टेक्निकली अच्छा लग रहा है, जहाँ पे एक ब्रेकआउट के संकेत हैं। इन लेवल्स के साथ आप चाहें तो ट्रेडिंग पोजीशन खड़ी करके चल भी सकते हैं। अब सर आज आने वाले नतीजों के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि रिजल्ट सीजन की टेक्निकली शुरुआत हो चुकी है। आज जो नंबर्स आने वाले हैं उसमें अगर 3 प्रोमिनेंट नाम अगर हम देखें, सबसे पहला नाम है टाटा एलेक्साई का, इसके अलावा केशोराम इंडस्ट्रीज और KCP शुगर। ये बड़ी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। वैसे तो लिस्ट काफ़ी बड़ी है। इन स्टॉक्स में कुछ ऐसे स्टॉक जो आपको लगता है कि जिनमें नतीजों से पहले कुछ पोजीशन खड़ी की जा सकती हो? देखिए, जो भी लिस्ट है संदीप जी, इसमें से टाटा एलेक्सी मुझे लग रहा है सपोर्ट के आसपास है, तो टाटा एलेक्सी पे जरूर नजर रखें। अगर इसका रिजल्ट कैसा आएगा उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड है, पर एक अच्छा सपोर्ट के आसपास है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी 7000 के आसपास है, और 6800 एक मैक्सिमम बड़ा सपोर्ट नजर आ रहा है। तो अगर बेट करना है, चूंकि वॉल्यूम अच्छे हैं, ओवरसोल्ड जोन पे खड़ा है, तो 6850 के स्टॉक के साथ टाटा एलेक्सी में पोजीशन बना सकते हैं। अगेन रिजल्ट्स का जरूर ध्यान रखें, रिजल्ट के ऊपर काफी कुछ डिपेंड रहेगा, क्योंकि बाकी स्टॉक्स इतने ट्रैकिंग में नहीं है, उसमें कोई सलाह नहीं है। और टाटा एलेक्सी मुझे लग रहा है यहाँ से एक रिवर्सल के संकेत जरूर दे रहा है। ठीक है, तो टाटा एलेक्साई इस पूरे पैक में हो सकता है, जिस पे आप नज़र रख सकते हैं 6800 रुपये के आसपास। इसके अलावा सर कल हमने देखा था GM ब्रिवरीज के नंबर्स आए थे। जो नंबर्स आए हैं वो इतने खास नहीं थे, और स्टॉक में जो क्लोजिंग देखने को मिली है कल के सेशन में, बाजार मजबूत था, लेकिन 3% के आसपास की कमजोरी लेकर ये स्टॉक कल के सेशन में बंद होता हुआ दिखा है। तो GM ब्रिवरीज के नंबर्स को आपने कैसे रीड किया है? GM ब्रिवरीज में कोई पोजीशन की आप राय देंगे? तो ओवरऑल नंबर्स आप कह सकते हैं इन लाइन विद मार्केट एक्सपेक्टेशन थे, ऑलमोस्ट उसी के आसपास आया, पर स्टॉक में जो मोमेंटम आया 600 से स्टॉक 880 के आसपास है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है। पर अगर इस स्टॉक में आपको डिप मिलता है 850 से 830 तक नीचे में मिलता है, तो एक अच्छा एंट्री लेवल हो सकता है, तो ये टेक्निकली पॉजिटिव है। रिजल्ट आप कह सकते हैं ठीक ठाक का है, थोड़े बहुत आप कह सकते हैं निराशा कुछ कुछ जगह है, पर ओवरऑल मुझे लग रहा है ये रिजल्ट मार्केट को पसंद आएंगे, और एक बार करेक्शन होने के बाद वापस स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। तो 830 840 के डिप में मिलता है, तो वहां पे एंटर करके चल सकते हैं। क्या स्टॉप लॉस और टारगेट होंगे सर, अगर कोई 850 से 830 की रेंज में खरीदता है तो? देखिए, स्टॉप लॉस एक गैप लेवल बना है, जो कि आप कह सकते हैं 5 दिन पहले गैप बना था 800 के नीचे, तो 800 का ही स्टॉप लॉस लगाए। 890 पहला टारगेट रहेगा, क्योंकि अगर पे बाई करेंगे तो वहां से 890 पहला टारगेट है। 890 के ऊपर 920, ये 2 टारगेट्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो GM ब्रिवरीज में नीचे में 830 से 850 की रेंज है, जिस रेंज में आप चाहें तो खरीदारी करके चल सकते हैं। नो डाउट नंबर्स के बाद स्टॉक करेक्ट हुआ है, थोड़ा और करेक्ट होता है तो आप इसमें लोअर लेवल्स पे डिप्स पे खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए आप 800 रुपये का, और टारगेट होंगे 890 और 920 रुपये के आसपास के। कल के स्टार परफॉर्मर्स या फिर जिनमें हमने न्यूज़ फ्लो बनता हुआ दिखा था, उसमें एफएल इंडिया एक शेयर था, जिसमें सिटी ने अपनी कवरेज की शुरुआत करी। कल इसमें काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम देखें तो एफएल के अलावा इमामी, ये भी स्टॉक परफॉर्मर था। यहाँ पे भी ब्रोकिंग हाउस की एक रिपोर्ट आई जिसका इम्पैक्ट हमने देखा। इसके अलावा MCX, जहाँ पे एक टेक्निकल ग्लिच था जिस वजह से स्टॉक करेक्शन के साथ कल के सेशन में बंद हुआ, और CESC जिसमें टैरिफ हाइक की खबरें हैं, और इस स्टॉक में हमने इंटरडे में 10% के आसपास का मूव देखा। 189 रुपीज़ के आसपास का इसने रिकॉर्ड हाई भी टच किया है। तो ये जो न्यूज़ फ्लो वाले स्टॉक हैं जो कि ब्रोकरेज के रडार पर आए हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि आपको लग रहा है कि जिनमें अभी भी दमखम बाकी है? देखिए, इमामी में मुझे लग रहा है अभी भी दमखम बाकी है, और यहाँ से स्टॉक का और भी बढ़ सकता है, हो सकता है 820 के पार भी होता हुआ नजर आए, क्योंकि टेक्निकली पॉजिटिव है और वॉल्यूम्स इंकरेजिंग है, तो इमामी पर जरूर नजर रखें। 775 के आसपास है,
हल्का फुल्का 1-1.5% का डिप भी आता है तो ऐड करके चल सकते हैं। 825 का ऊपर में टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस लगाना है 740 के नीचे, तो 740 के स्टॉप लॉस से आप बाई करें। 760 के आसपास मिलता है तो अच्छे एंट्री लेवल रहेंगे, और 820 का ऊपर में टारगेट। 760 रुपये के आसपास मिलता है डिप्स पे, तो इमामी में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 740 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। 820 825 तक के जो टारगेट्स हैं वो इमामी के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सर, आज अगर फोकस करना हो किसी को, कोई ऐसे स्टॉक्स या ऐसे सेक्टर्स जो कि आप चुनकर लेकर आए हो हमारे लिए, जिनमें आज या फिर छोटी अवधि में पैसा बन सकता हो? देखिए, दो स्टॉक है। एक तो ऑलरेडी मैंने कहा हीरो मोटोकॉर्प, ये स्टॉक तैयार है ब्रेकआउट देने के लिए। 5580 के आसपास है तो इसको बाई करें। स्टॉप लॉस 5470 का लगा है, टारगेट 5765 का रहेगा। ये स्टॉक डेफिनेटली अच्छा कर सकता है, तो 2 से 3 दिन के लिए बाई करके चलें। निफ्टी ऑटो में ऑलरेडी ब्रेकआउट देखने को मिला है तो उसका रुझान पॉजिटिव हीरो मोटो पे भी पड़ेगा। दूसरा स्टॉक अगेन मेटल स्पेस से हिंडाल्को में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। काफी दिनों के बाद एक राउंडिंग, आप कह सकते हैं राउंडिंग पैटर्न बनाने के बाद कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है, और 700 का मेजर रेजिस्टेंस भी स्टॉक ने क्रॉस किया है। तो 708 709 के आसपास बाई करें। 690 का स्टॉप लॉस लगाएं। 755 तक मुझे लग रहा है हिंडाल्को भी जाना चाहिए। तो हीरो मोटो हिंडाल्को नेक्स्ट 2 से 3 दिन के लिए बाय करके चल सकते हैं। तो दोनों ही शेयर एच से हैं जिसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक तो हीरो मोटोकॉर्प, जैसे सर ने पहले भी मेंशन किया है, इसमें आपको 5765 तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और हिंडाल्को, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। जो लेवल्स हैं वो आपको ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए। 2 से 3 दिन में हो सकता है कि हिंडाल्को और उसके साथ साथ हीरो मोटोकॉर्प, इनमें ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ नज़र आ भी सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे बातचीत करने के लिए, स्टॉक रिकमेंडेशन शेयर करने के लिए और सारे स्टॉक्स पर बातचीत करने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर जो आप शेयर करना चाहेंगे? संदीप जी, थैंक यू अगेन बुलाने के लिए। और सेकेंडली, जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए, सेम चीज क्लाइंट्स के साथ किसी ना किसी जगह पे जरूर रिकमेंड किया होगा, और आज भी हम काफी स्टॉक्स इन्हीं में से रिकमेंड करेंगे। तो वही एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। सेकेंडली, कोई भी स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स के पास उनकी पोजीशंस हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आज आप सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े, सारे स्टॉक्स पे बातचीत करी, नतीजों को लेकर अपना नज़रिया शेयर किया और मार्केट्स में किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है वो सब बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, तो मार्केट्स में मंगलवार को हमने देखा रिकॉर्ड हाइस लगते हुए दिखे, रिकॉर्ड लेवल पर क्लोजिंग होती हुई दिखी है। आज के लिए भी मोमेंटम पॉजिटिव रह सकता है, बाजार को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश रुझान है। नतीजों का सीजन भी शुरू हो चुका है। जीएम ब्रिवरीज के नंबर्स कल हमने देखे थे, कमज़ोर क्लोजिंग कल के सेशन में देखने को मिली, लेकिन लोअर लेवल्स पे अगर मिलता है तो वहाँ पे 830 से 850 की रेंज में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आज भी लंबी लिस्ट है जिनके नंबर्स आते हुए नजर आएंगे, लिस्ट हमने आपके साथ शेयर करी भी है। और दिन के दौरान जब ये नंबर्स आएंगे तो मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ेंगे। बीच बाजार में ये जो नतीजों वाले स्टॉक्स हैं और जो बाकी बाजार में एक्शन है वो आपके साथ जुड़ेंगे 10:30 बजे। सोमवार से शुक्रवार आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लाइव एक्शन बीच बाजार आपके साथ हम, मेरे सहयोगी विवेक मित्तल ये लेकर जुड़ते हैं, जिसमें वो नतीजों वाले स्टॉक्स के ऊपर तो बातचीत करते हैं, इसके अलावा एक्शन पैक जो मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर्स होते हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिलता है। चलिए, तो क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।